हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। हमने पहले दो चैप्टरों में उसके नाम को लेकर और उसका जो विस्तार है और कौन कौन से स्थल जो प्रमुख स्थल हैं जो भारत में हैं और जो पाकिस्तान में हैं, हमने उनकी चर्चा की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन दोनों को देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि जो प्रमुख स्थल हैं वहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और ये अन्य। तो यहाँ से प्राप्त वस्तुओं के बारे में हम देखेंगे और एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले हड़प्पा है, तो यहाँ से जो मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं उन मुद्राओं पर गरुड़ भगवान जो गरुड़ देवता हैं उनके चित्र और मछुआरे का चित्र अंकित है, उस पर चित्रित है। ठीक है, इसके बाद शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है, कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है और डाइस प्राप्त हुआ है। अब कांस्य का तो दर्पण बन नहीं सकता, मतलब जो शीशा प्राप्त हुआ है जो जनरली हम यूज़ करते हैं कांच, उसका जो फ्रेम है वो कांस्य का है। ठीक है, और बीच में दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मजदूरों के आवास प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको माउंट ऑफ द डेड। इसको तो मैंने भी फेस किया एक बार। माउंट ऑफ द डेड किस स्थान की संज्ञा इसको दी जाती है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, और विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विश्वविद्यालय, पशुपति महादेव की मूर्ति और कांस्य की नृत्य की मूर्ति। ठीक है, जो अन्नागार है वो इस सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी, अन्नागार। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं कांस्य की नृत्य की मूर्ति, तो अगर आप NCERT पढ़ते हैं इंग्लिश वाली, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा न्यूड डांसिंग गर्ल। ठीक है, इसके बाद है कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से आपको लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, अर्थात नाली जो लकड़ी से ढकी हुई थी। ठीक है, मतलब नीचे छोड़ के बाकी साइड में लकड़ी और ऊपर से लकड़ी से ढकी हुई थी। इसके बाद में यहाँ से जुता हुआ खेत, हल प्राप्त हुए हैं, 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं और कच्ची ईंटें। ठीक है, ये जो भी आपको मैं यहाँ लिखे हुई वस्तुएं बता रहा हूँ, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है लोथल। तो लोथल भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ से हमें एक जहाज़ का नमूना प्राप्त हुआ है, माप तौल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, हाथी एवं घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है और 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना तो हाथी और ना ही घोड़े, इससे ये वाकिफ़ नहीं थे। ठीक है, इनका प्रयोग नहीं जानते थे। सिर्फ जो डकयार्ड जो होते थे, अर्थात बंदरगाह वगैरह, तो वहीं पर इनके साक्ष्य पाए गए हैं, हाथी के और घोड़े के। ठीक है, माप तौल के उपकरण यहाँ हैं और दिशा मापक यंत्र हैं। ये सब एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना है। यहाँ से लिपस्टिक प्राप्त हुई है, कंघा, काजल, पाउडर और कांस्य की गाड़ी। ठीक है, एक बार ऐसा पूछा गया था कि श्रृंगार की वस्तुएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, वहाँ पर किसी वस्तु का नाम नहीं दिया हुआ था, ये जैसे लिखी हुई यहाँ पे कि लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई है, कंघा, काजल। तो सिर्फ इतना पूछा था कि श्रृंगार की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं या फिर कहाँ के लोग श्रृंगार को जानते थे। ठीक है, तो चनहूदड़ो के जो लोग थे वो श्रृंगार से वाकिफ़ थे। ठीक है, इसके बाद कोट दीजी। तो यहाँ से हमें चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मनके प्राप्त हुए हैं, कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है और पत्थर के बाणाग्रह प्राप्त हुए हैं। अर्थात मतलब पत्थर के बने हुए एक, जैसे राम जी रखते थे ना जिसमें बाण वो कमर पे रखते थे। ठीक है, तो ऐसा कोई एक ऐसी वस्तु जिसमें बाण वगैरह रखे जाते थे। ठीक है, तो वो हमें प्राप्त हुआ है कोट दीजी से। फिर है बनवाली। बनवाली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, जौ के दाने प्राप्त हुए हैं, धान के पात्र प्राप्त हुए हैं, धावन पात्र है, सॉरी धान के पात्र नहीं, धावन पात्र है ना, यानी धोने का बर्तन या धोने का कोई ऐसा स्थान। ठीक है, तो यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, जौ के दाने प्राप्त हुए हैं, मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके बाद है रोपड़।
तो रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। ठीक, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव का कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है रोपड़ से। ठीक है, और सेलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं यहाँ से। ये भी पूछा हुआ है कि मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो रोपड़ से, जो पंजाब में है। ठीक है, और सेलखड़ी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये मतलब अब तो शायद पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखने को मिलता है, या जहाँ कोई डाक वगैरह भेजते हैं तो, ठीक है, वो जो मोहर लगाते हैं उस पर, ठीक, तो वो सेलखड़ी का होता है। इसके बाद है रंगपुर। ठीक है, रंगपुर ये गुजरात का एक स्थान है, यहाँ से हमें ज्वार और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, और 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, नालियाँ मिली हैं और धान की भूसी मिली है। 3 संस्कृति मतलब कि इसका जो आरंभिक काल था वो, मध्य काल था वो, और जो इसके मतलब वर्तमान काल को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सभी वो महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन स्थानों से कौन कौन सी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लगभग मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, तो एक बार आप इसको फिर से दोहरा लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं हम सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति और नगरीय व्यवस्था, कि किस प्रकार से वो लोग अपना यहाँ पे जीवन यापन करते थे और उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। देखिए, सामाजिक स्थिति में सबसे पहले तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी, अर्थात यहाँ पर जो हुकूमत मतलब कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ अभी वर्तमान में पितृसत्तात्मक है ना। हालांकि संवैधानिक रूप से तो माता पिता अर्थात पुरुष और महिलाएं सब एक समान हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक समय पे पिता की ही मानी जाती है, पितृसत्तात्मक ही माना जाता है। लेकिन उस समय पे मात्र सत्तात्मक जो समाज था, ठीक है, मातृ देवी की पूजा किया करते थे। और समाज जो है, जो महेश बणवाल की जो किताब है उसमें समाज का जो वर्णन है वो 5 प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कि समाज जो है 5 भागों में बटा हुआ था। उसमें एक वर्ग था पुरोहित, दूसरा व्यापारी, फिर अधिकारी वर्ग, शिल्पी वर्ग और फिर श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के इनके वर्ग थे, अलग अलग सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। जो शिल्पी और श्रमिक थे इनको निम्न स्तरीय या मजदूर वर्ग में रखा जाता था। इसके बाद जो यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध वगैरह से बिल्कुल मतलब परिचित नहीं थे, युद्ध वगैरह नहीं जानते थे, वो शांतिप्रिय लोग थे। ठीक है, वो मतलब मिलजुल के रहना ज़्यादा उनको पसंद था। उसके बाद वो लोग मनोरंजन के लिए शतरंज का प्रयोग करते थे। ठीक है, शतरंज ये मतलब शतरंज का जो आविष्कार है वो भारत में ही माना गया है। ठीक है, तो शतरंज खेला करते थे जो, और डाइस वगैरह खेला करते थे, पासे का खेल खेलते थे। ठीक है, वो नृत्य देखा करते थे, डांस, ठीक है, शिकार किया करते थे वो लोग, और पशुओं की लड़ाई देखने के शौकीन थे। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, जो उसकी लिखावट है, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि में आती है ना, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफी बोलते हैं, भाव चित्रात्मक। और इसके अलावा 1873 में कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने बताया कि जो इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती है। ठीक है, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था, कि राजनीति यहाँ पर किस प्रकार से होती थी, या फिर जो वहाँ के प्रमुख लोग थे वो किसको माना जाता था। तो राजनीतिक रूप से जो यहाँ प्रमुख थे वो पुरोहित वर्ग था। ठीक है, इस सभ्यता के शासक पुरोहित वर्ग को माना जाता है। हालांकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मतलब शासन व्यवस्था की का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, अलग अलग जो इतिहासकार उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे हुए हैं। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट बोलते हैं कि पुरोहितों का शासन था वहाँ पर, जो पंडित लोग थे उन्हें, और हाँ उस समय पर लगभग पंडितों को जो है अच्छा सम्मान दिया जाता था। सबसे उनको जो सामाजिक वर्ग में, जैसे मैंने 5 वर्गों में बताया आप लोगों को, तो उसमें पंडितों को या ब्राह्मणों को या पुरोहितों को सबसे आगे रखा जाता था। ठीक है, तो पुरोहितों का शासन था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसकी 2 राजधानियाँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। ठीक है, फिर हंटर नामक जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, है ना, लोकतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी, अर्थात जो लोग मतलब जो जनता का ही शासन होता है। ठीक है, या था उस समय पर, ऐसा ये बताते हैं। जो मार्टिमर व्हीलर हैं ये बताते हैं कि जो मध्यम वर्गीय जनता है उसका शासन है, और यहाँ पे धर्म की प्रधानता है। ठीक है, अर्थात धर्म को लोग ज़्यादा मतलब मानते हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जो मध्यम वर्गीय जनता है
उसका शासन चलता है। ठीक है, तो ये 3 व्यक्तियों के राय है इसमें। हालांकि ऐसा 3 ही नहीं है, ऐसा लगभग 8 या 10 मतलब इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने मत रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है धार्मिक स्थिति कि ये लोग किस प्रकार की धर्म को मानते थे या किस प्रकार की पूजा वगैरह करते थे, किस देवी देवता को मानते थे। तो ये पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे, मात्र देवी की पूजा करते थे, शिवलिंग और पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। ठीक है, और इन लोगों ने एक संज्ञा दी थी, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को पृथ्वी देवी। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को पृथ्वी देवी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद है आर्थिक स्थिति कि अपना जीवन यापन कैसे करते थे, व्यापार वगैरह का क्या इनका साधन था। तो आर्थिक स्थिति में इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि है और दूसरा है इनका व्यापार। ठीक है, इनकी जो मुख्य फसलें थीं वो जौ है, गेहूँ, कपास, तरबूज, मटर, तिल, सरसों, खरबूज या खरबूजा। ठीक है, जौ मनुष्य के द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज था। और कपास का उत्पादन भी पूरे विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में ही किया गया और सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों के द्वारा ही सबसे सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया। ठीक है, व्यापार में ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया करते थे। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि आप एक वस्तु लीजिए उसके बदले दूसरा वस्तु दे दीजिए, है ना, कि किसी से गेहूँ ले लिया उसको चावल दे दिया। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसके अलावा है यहाँ पर नगरीय व्यवस्था। तो प्रत्येक नगर 4 दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, जो प्रत्येक नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो था उच्च वर्ग और एक था निम्न वर्ग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण थे अधिकारी। ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग था, पुरोहित, व्यापारी और अधिकारी, ये उच्च वर्ग में रहते थे, और जो शिल्पी थे यानी कारीगर और जो मजदूर वर्ग था वो सब एक वर्ग में रहा करता था। जो उच्च वर्ग था वो ऊंचे पर था और जो निम्न वर्ग था वो नीचे, मतलब उनके घर ऊपर हुआ करते थे, उनके घर नीचे हुआ करते थे। अब ये समझिए आप ऐसे कि जो उच्च वर्ग का पानी है ना वो निम्न वर्ग की तरफ आ सकता है, लेकिन निम्न वर्ग का जो पानी है वो उच्च वर्ग की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह की इनकी कुछ व्यवस्था थी। इसके बाद जो सड़कें थी इनकी वो एकदम सीधी, चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों के आकार इनके आयताकार हुआ करते थे। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा है, मतलब ये समकालीन सभ्यता है ना, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र के जो लोग हैं वो नील नदी की जो देवी हैं, नील नदी की देवी, ठीक है, आयरिस, इनकी पूजा किया करते हैं। ठीक है, ये अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मिस्र के लोग हैं वो या आयरिस, कौन से लोग इनकी पूजा किया करते हैं। तो मिस्र के लोग नील नदी देवी आयरिस की पूजा किया करते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि मोहनजोदड़ो से सीप प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी दांत के स्केल प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत के स्केल जो होता है ना, मतलब इसका बोलते हैं और पैमाना, स्केल, है ना, वही कि हाथी दांत के स्केल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं लोथल से। ठीक है, सुरकोटदा से तराजू प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये लोथल कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। तो यहाँ से हमें तराजू प्राप्त हुआ है और यहाँ से स्केल प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद में है कि सबसे प्रमुख जो प्रथा थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन सी थी। तो सबसे प्रमुख प्रथा थी दाह संस्कार। ठीक है, अर्थात जो लोगों को मृत्यु के बाद उनको जलाने की जो प्रक्रिया थी, दाह संस्कार, ये सबसे प्रमुख प्रथा में काउंट होती थी। ठीक है, तो ये सभी जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करना, मैं पुनः उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।